2020-21 के दौरान सरकार द्वारा 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मक्का, चना और मूंगफली की फसलों की भी सरकारी खरीद की गई। वर्ष 2020-21 के खरीद कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 29,950 करोड़ रुपए तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार की योजना रबी सीजन 2021 में लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा वर्ष 21-22 में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने की है। सरकार मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की खरीद भी अपनी नीति को जारी रखते हुए फसलों के विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। सरकार कृषि उत्पादन के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित कर रही है। हमने इस वर्ष 6.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का उपयोग किया जाएगा। कृषि विपणन एक अन्य पहल में राष्ट्र स्तरीय कृषि उत्पादों के विपणन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जिला सोनीपत के गन्नौर में 545 एकड़ भूमि पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 2400 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 1600 करोड़ रुपए की राशि RIDF NIDA के तहत नाबार्ड से जुटाई जाएगी और शेष 800 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं। पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में पुष्प मंडी, सोनीपत के सिरसा में मसाला मंडी विकसित की जा रही है। राज्य सरकार से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति तैयार कर रही है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड राज्य में पैकेज्ड वीटा, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं आदि के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 22 जिलों में 2000 रिटेल आउटलेट स्थापित करने का इच्छुक है। हरियाणा भारत के उन 18 राज्यों में से है जिन्होंने 81 कृषि उपज विपणन समितियों में ई नाम लागू किया है। शेष 32 मंडियों को ई नाम के साथ शीघ्र जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी सुलभ हो जाएगी। कृषि उपज के प्रबंधन में मार्केट यार्ड की दक्षता में सुधार और फसल के कटाई उपरांत नुकसान को कम करने के लिए राज्य की सभी प्रमुख मंडियों में फसल सुखाने के लिए मशीन, साइलो, ग्रेडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, वजन व सिलाई, छटाई, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। हरियाणा भंडारण निगम के गोदामों को कवर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा किसानों और मजदूरों को 10 रुपये की सब्सिडी दर पर भोजन मुहैया करवाने के लिए राज्य की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की गई है। बागवानी प्रदेश में 80.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ बागवानी क्षेत्र बढ़कर 4.7 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु भावांतर भरपाई योजना और किसानों को मौसम की मार से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को अब 5% के बजाय सिर्फ 2.5% की घटी हुई प्रीमियम राशि देनी होगी। गुणवत्तापूर्वक रोपण सामग्री के लिए किसानों को 1.18 करोड़ संकर वनस्पति पौधे दिए गए हैं। आम, अमरूद, सिट्रस फलों के बागों में सब्सिडी की सीमा 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। पशुपालन एवं डेयरी हरियाणा के दुधारू पशुधन संख्या देश की जनसंख्या का 2.5% है, परंतु राज्य प्रतिवर्ष 117.34 लाख टन दूध का उत्पादन देकर देश के कुल दूध उत्पादन के 5.56% की आपूर्ति करता है। इसी प्रकार राज्य में दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है,
जो कि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम के मुकाबले काफ़ी अधिक है और इसमें पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। डेयरी, पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियों में लगे पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के लिए राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा 8 लाख पशुपालक किसानों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 70 लाख पशुधन है। सरकार ने पशुधन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का विस्तार करके पशुधन बीमा करने का निर्णय लिया है। पशुपालकों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से अपने पशुओं के कान पर 12 अंकों की आईडी वाला टैग लगवाना होगा। सरकार द्वारा बेहतर पशुधन पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला में एवियन इन्फ्लुएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और RT-PCR डायग्नोस्टिक के लिए 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा सभी 1020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें सभी आवश्यक आधारभूत संरचना तथा ग्राम स्तर पर FTTH फाइबर नेट के साथ जोड़कर IT नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा अस्पताल समय के बाद ऐसे गांव और कस्बों में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी जहां सरकारी पशु अस्पताल नहीं है। इस प्रयोजन के लिए खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया करवाई जाएंगी। सरकार बकरियों की नस्ल के आनुवांशिक उन्नयन, गरीब बकरी पालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करेगी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। हमारी संस्कृति में गायों के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गौ संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 21-22 के लिए बजट 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए आवंटित करता हूँ। मत्स्य पालन को आय और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हरियाणा अंतर्देशीय जलीय कृषि के माध्यम से एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक है। हरियाणा में औसत 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादकता दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 3 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादकता से अधिक है। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताज़ा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। करनाल और चरखी दादरी में 2 बड़े फिश फीड मिल प्लांट स्थापित किए गए हैं। झींगा कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए 2021-22 में भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 10 स्मॉल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी। भविष्य में लुप्तप्राय होने के कगार पर पहुंची मछली प्रजातियों को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पंचकुला के टिक्कर ताल में 40,000 मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 1.6 लाख मत्स्य बीज का स्टॉक किया गया है। सरकार ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि नाबार्ड के तहत 68.95 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए हैं। सहकारिता दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कवर करेगा। इसकी पैकिंग क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इसे 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। जिला भिवानी के गांव सिरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। बजट 21-22 में 6,110 करोड़ रुपये परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें 2,998 करोड़ रुपए कृषि कल्याण, 489 करोड़ रुपए बागवानी, 1225 करोड़ रुपए पशुपालन डेयरी, 125 करोड़ रुपए मत्स्य पालन, 1274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए हैं।
बजट अनुमान 21-22 6,110 करोड़ रुपए का व्यय 2021 के 5,052 करोड़ रुपए की तुलना में 20.9% अधिक है। अगला 2 वर्ष एक विशेष योजना द्विवार्षीय जल योजना, नाम इसका वास्तव में द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना, सिंचाई एवं जल संसाधन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। जल संरक्षण और इसके किफ़ायती उपयोग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पानी के संरक्षण, प्रबंधन और पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइक्लिंग पर बल देने के लिए मैं आगामी 2 वर्षों अर्थात 2021 से 2023 को द्विवार्षीय जल प्रबंधन योजना के रूप में मनाने का प्रस्ताव करता हूँ। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में हमने कई संस्थागत और ढांचागत परिवर्तन किए हैं। इनमें लघु और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्यों के साथ सतत जल संसाधन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना और न्यायोचित, समान तथा दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु भूजल तथा सतही जल का आंकलन करना प्रमुख है। हमने मौजूदा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया है और हरियाणा में कृषि उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसके नियमित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित और क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकसित प्राधिकरण के रूप में इसका पुनः नामकरण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4 जिलों नामता, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है। तालाबों के समूचे विकास कार्य के समन्वय निगरानी हेतु हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा सीवरेज पाइपलाइन बिछाना, अपशिष्ट जल के तालाब में डालने हेतु पक्की ड्रेन, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब की खुदाई, बांध का निर्माण, तालाब के चारों ओर जलीय पौधे, घास लगाना, ट्रैक बिछाना, तालाब में जलापूर्ति और ड्रेनेज, अतिरिक्त पानी से सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन और तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा 35 एसटीपी के औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सोलर ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। इस वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यमुना और घग्गर नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोका जाएगा और इस पानी को प्रयोग के लिए रिसाइकिल किया जाएगा। यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानांतर दिल्ली शाखा संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरुद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भालौट शाखा के पुनरुद्धार की एक परियोजना नाबार्ड को भेजी हुई है। रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्णशीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरुद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यमुना नदी और सहायक नदियों गिरी टोंस से सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए यमुना नदी पर अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों रेणुका, किसाई और लखवाड़ व्यासी के निर्माण की जोरदार तरीके से पैरवी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पवित्र सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए गैर मानसून के दौरान 1680 हेक्टेयर मीटर की शुद्ध गतिशील भंडारण क्षमता के साथ आदिबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सोम सरस्वती जलाशय के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है। पोंटा साहब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र में हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। ये बांध पहले ही प्रस्तावित 3 अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों रेणुका, किसाऊ और लखवाड़ ब्यासी से बचे लगभग 20.43% कैचमेंट एरिया में उत्पन्न बाढ़ों के पानी का भंडारण करेगा। प्रस्तावित बांध इन अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों के लिए संतुलन जलाशय के रूप में काम करेगा। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट आने वाले वित्त वर्ष में तैयार की जाएगी।
ताकि इसके निर्माण के लिए साझेदार राज्यों और केंद्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक अनुमति ली जा सके। मेवात क्षेत्र में पेयजल पानी के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय। ये नहर बादली के निकट गुरुग्राम जिला आपूर्ति से पाइप्ड चैनल के रूप में निकाली जाएगी और केएमपी एक्सप्रेस के साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी। इसके अतिरिक्त खेतों में भरे बारिश के पानी से डार्क जोन में भूजल को रिचार्ज करने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से हर वर्ष जल भराव होने वाले लगभग 8000 एकड़ भूमि में सुधार होगा। इन रिचार्ज वेल का कार्य दिसंबर 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार रावी ब्यास नदियों के पानी के प्रवेश का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा ठोस प्रयासों से एसवाइएल नहर के विषय निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 21-22 में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं और सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जितने भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी सरकार उसको मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत हालांकि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, परंतु हमने इस कार्य को केवल वर्ष 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा में लगभग 31 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से जनवरी 21 तक 26.19 लाख ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 21-22 के लिए 1.6 लाख घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण संवर्धन जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत गांव में जलापूर्ति का स्तर प्रति व्यक्ति 55 से 70 लीटर तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार तथा उन्हें मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए नाबार्ड से भी धनराशि ली जा रही है। वर्ष 2021 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 1003 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाएं प्रगति पर है तथा वर्ष 2021 में रेवाड़ी, नारनौल, जींद में 129 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। हमने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति 135 लीटर तक पहुंचाने, सीवेज प्रणाली बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए महाग्राम योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 130 गांव की पहचान की गई है, जिनमें 3 चरणों में कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 20 गांव, दूसरे चरण में 38 और तीसरे चरण में शेष 72 गांव शामिल होंगे। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। राज्य के 87 कस्बों में पहले ही पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2021 में घरोंडा, निसिंग, त्रावड़ी, स्मालखा की सभी नवविकसित कॉलोनियों में पेयजल की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके अतिरिक्त लोहारू, हिसार, नरवाना, उचाणा, लाडवा, पुनाड़ा नव विकसित कॉलोनियों में भी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार द्वारा 80 कस्बों के 124 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। कैथल, पुंडरी, असंध में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। भूना, नांगल चौधरी, इस्माइलाबाद, सरोरा में नए सीवरेज प्लांट की स्थापना का कार्य मार्च 21 तक पूरा होने की संभावना है। इंद्री, पलवल, यमुनानगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना तथा एलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक, तोशाम उनके उन्नयन का कार्य चल रहा है। वर्ष 21-22 में पूरा हो जाएगा। राजौंद व सिसाई में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की परियोजना 21-22 में शुरू की जाएंगी। हमारी सरकार ने मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई तथा नगर पालिकाओं द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल का गैर पेयजल परियोजनाओं द्वारा उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई है। वर्ष 2022 तक 25% उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा में अब तक 169 सीवरेज ट्रीटमेंट तथा सामान्य अपशिष्ट ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो 1278 MLD उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत गन्नौर, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखोदा, होडल, स्मालखा में सीवरेज लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। सोना में 21-22 में पूरा हो जाएगा। भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पुंडरी, होडल और रेवाड़ी शहरों में वर्षा जल की निकासी के लिए कार्य पूरा हो चुका है। गन्नौर, अंबाला शहर, सदर, रोहतक और हिसार में 21-22 में कार्य पूरा होने की संभावना है। 21-22 में पलवल, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना, होडल में नए कार्य शुरू किए जाएंगे। बजट अनुमान 21-22 के लिए 8,483 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव है, जो 5,081 करोड़ रुपए सिंचाई, 3,400 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य
और अभियांत्रिकी। बजट अनुमान 20-21 में 8,483 करोड़ रुपए परिव्यय, अनुमान 20-21 के 6,183 करोड़ रुपए के से 37.2% से अधिक है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। कोविड महामारी नियंत्रित करने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। महामारी का मुकाबला करने के लिए 956 नियमित डॉक्टर, 206 आयुष चिकित्सा अधिकारी इनकी भर्ती। इस वित्त वर्ष के दौरान 350 चिकित्सा अधिकारी और 60 दंत चिकित्सा अधिकारियों को नए प्रदेश पद सृजित किए जाएंगे ताकि राज्य को अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध करवाए जा सकें। हरियाणा के सभी जिलों में आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण किटों के माध्यम से व्यापक नमूने लिए जा रहे हैं। अब तक 58 लाख से अधिक नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। कोविड मरीजों की समुचित इलाज सुनिश्चित करने के लिए हमने पहल की। फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक और करनाल में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए गए। अब तक कोविड-19 रोगियों से 4,856 प्लाज्मा यूनिट एकत्रित की गई हैं और 3,291 रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संसाधनों में बिस्तरों की संख्या, जो गत वर्ष 3,000 बेड तक बढ़ाई गई थी, अब हर सिविल अस्पताल में न्यूनतम 200 बेड अवश्य उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लगभग 10 जिला केंद्रों पर ये 100 से 200 का ये लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य चरक ने अपनी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता में कहा है कि बीमारी का उपचार खोजने की बजाय बीमारी को आने से रोकना अधिक महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में लोगों की भलाई के लिए 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और व्यापक स्तर की देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य के लोगों को वेलनेस सेंटर में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि योगशाला, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, खान पान परामर्श के अलावा आवश्यक दवाएं और परीक्षण व जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में सामाजिक आर्थिक जाति गणना जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 15.51 लाख परिवार पात्र हैं। अब तक 7.83 लाख परिवारों को कुल 22.96 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत 2.05 लाख मरीजों को 245 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आयुष्मान भारत योजना के लाभ 8 अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए धनराशि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इन श्रेणियों में व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत परिवार, निर्माण श्रमिक बोर्ड, हरियाणा के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, नंबरदार, चौकीदार, विमुक्त घुमंतु जाति और आज़ाद हिंद फौज में रह रहे सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध और आपातकाल के दौरान जेल गए परिवार शामिल हैं। इस योजना का लाभ 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत लोगों को 7 तरह की सेवाएं जैसा कि सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, डायग्नोस्टिक, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड सेवाएं, ओपीडी, इंडोर सेवाएं, दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत उपचार सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों में कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन और डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी प्रकार अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक किया जाएगा। सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू व प्राइवेट रूम स्थापित करेगी। हम उपमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आईसीयू और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार प्रदान करने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप
प्रदेश में स्वास्थ्य संकेतकों के उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में अक्टूबर 2020 तक 95.1% संस्थागत प्रसूतियां दर्ज की हुई हैं। वर्ष 2020 में जन्म दर लिंगानुपात 922 पहुंच गया है। मातृ मृत्यु दर SRS 11-13 में 127 के मुकाबले कम होकर SRS 2016-18 में 91 रह गई। बाल स्वास्थ्य के तहत हरियाणा में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर SRS 2013 में 41 के समक्ष SRS 18 में 11 अंक कम होकर 30 रह गई। जीवित जन्मों के समक्ष टीकाकरण कवरेज 101.1% रहा और 3.09 लाख जीवित जन्मों के लक्ष्य के समक्ष कुल 3.35 लाख बच्चों को पूरी तरह प्रतिरक्षित किया गया। हरियाणा में भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवाओं के तहत ऑनलाइन स्टे होम OPD ई-संजीवनी OPD शुरू की गई है। मई 2020 से लागू है। राज्य सरकार करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में भिवानी के मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी में डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। जिला जींद और महेंद्रगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। सरकार द्वारा यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के अलावा राज्य सरकार द्वारा मौजूदा शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नू में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जिलों में 6 सरकारी नर्सिंग संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। आयुष विभाग द्वारा लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में अपनी तरह के श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा शिक्षा सहित आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है। राज्य में योग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर की विभिन्न योगशालाओं में शीघ्र ही अनुबंध के आधार पर 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की भर्ती की जाएगी। ESI हेल्थ केयर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश भर में स्थित 7 ESI अस्पतालों और 79 ESI औषधालयों सहित 3 आयुर्वेदिक इकाइयों और 1 मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से 28.09 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाओं और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खेल समाज में लोगों की तंदुरुस्ती को लक्षित करते हुए सरकार के सभी के लिए खेल विजन का मूल उद्देश्य खेल अवसंरचना विकसित करना, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना, छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें तराशना, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपया अग्रिम राशि देने की घोषणा की है।